प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ प्रमेय हैं जिनको समझना है। हम कुछ प्रमेय के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। एक दो बातें और बची हैं, इनको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यहाँ पर हम प्रमेय 6.5 तक आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम इसके आगे प्रमेय 6.6 और जो पॉइंट्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो समझना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और वो है एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, ये हमारे पास में पॉइंट है और इसको हम प्रमेय के रूप में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, यानी कि हमारे पास मान लीजिए एक रेखा है और इस रेखा को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ खींच के। ये एक रेखा है। अगर हम इस रेखा को L मान लेते हैं और इस L रेखा के समांतर एक और रेखा खींच रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। L के समांतर एक और रेखा खींचा गया है, इसको आप M मान सकते हैं। और अगर हम इसी L के समांतर एक और रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये रेखा हो गई L, ये हो गया M, इसको मान लेते हैं N। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रेखाएं जो हैं खींची गई हैं। पहले L के समांतर M को खींचा गया है और N रेखा भी इस L के समांतर है। ठीक है, यानी कि रेखा M और रेखा N, ये दोनों ही रेखाएं L रेखा के समांतर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक ही रेखा के समांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये हमारा पॉइंट है, इसको हम प्रमेय के रूप में भी पढ़ते हैं। अगर हम इस प्रमेय को देखें, मान लीजिए हमारे पास में एक प्रमेय है। अगर मैं इसी पॉइंट को प्रमेय के रूप में लिखूंगा तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रमेय 6.6 क्या है? प्रमेय 6.6 प्रमेय 6.6 कहता है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के। परस्पर का मतलब मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, एक
एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ पर हमने इसी पॉइंट को इस प्रमेय के रूप में लिखा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर यानी कि एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि अगर रेखा M और रेखा N ये दोनों ही रेखाएं अगर इस रेखा L के समांतर हैं तो ये एक दूसरे के भी समांतर होती हैं। यानी कि L समांतर होगा M के, M समांतर होगा N के, और इसी प्रकार से L समांतर होगा N के और M समांतर होगा N के, M समांतर होगा L के। मतलब ये एक दूसरे के समांतर हैं। यही चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो इसको हमें प्रमेय के रूप में भी इस प्रकार से देखना था। तो हमारे पास में ये रेखाएं 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं या 5 हो सकती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये रेखा L है और ये रेखा M है और इसी प्रकार से ये रेखा N है, या अगर हम एक और रेखा इस प्रकार से 4 रेखा भी ले लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। L M N O, ठीक है। तो अगर हम 4 रेखाएं भी आपस में इस प्रकार से समांतर खींचते हैं तो भी ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर हम इन सभी समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं, अगर ये एक तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा को हम T से डिनोट करें, यानी कि तिर्यक रेखा है, इसको हम T से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम इनके कोणों को ध्यान से देखें, ये वाले जो कोण यहाँ पर बन रहे हैं, अगर हम इन कोणों को ध्यान से देखें और इन कोणों को नंबर दे दें, ये हो गया पहला कोण, ये हो गया दूसरा कोण, ये हो गया तीसरा कोण, ये हो गया चौथा कोण। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको समझ सकते हैं कि ये सभी कोण आपस में बराबर हैं। यानी कि अगर रेखा L और M ये आपस में समांतर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और आपको पता है ये संगत कोण कहलाते हैं। कोण 1 और कोण 2 ये आपस में संगत कोण हैं। अगर M और N ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोण 2 और कोण 3 ये भी संगत कोण होगा। अगर रेखा N और रेखा O आपस में समांतर हैं तो कोण 3 और कोण 4 ये भी संगत होगा। तो आपको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो जो संगत कोण बनता है वो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको समझना है और ये बहुत ही आसान है, और आप इसको समझने का प्रयास करें कि अगर यहाँ पर हमें यही समझाना चाहता है कि ये जो रेखा है L वो समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है। जब हम इस प्रकार से दो रेखाएं खींचते हैं तो इसका मतलब है समांतर। L समांतर है M के, कॉमा M समांतर है N के, M समांतर है N के, कॉमा N समांतर है O के, N समांतर है O के। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो L है वो O के भी समांतर होगा, यानी कि L समांतर होगा O के। कहने का मतलब यही है मेरा कि ये चारों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। आप इन चारों रेखाओं में से किसी भी रेखा को एक दूसरे के समांतर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर हम L को O के समांतर कर रहे हैं तो L N के भी समांतर होगा, L M के भी समांतर होगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे पेयर बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो L है वो N के भी समांतर होगा,
अगर आप इसको करना चाहें। ये कॉमा है, एल समांतर हम कर रहे हैं, एल समांतर एन के कर रहे हैं। इसी प्रकार से एम एन के तो समांतर है ही, एम जो है वो ओ के भी समांतर है, यानी कि जो एम है वो समांतर हो जाएगा ओ के। इसी प्रकार से बहुत सारे पेयर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ओ है वो भी, यानी कि एम और ओ ये भी समांतर है, यानी कि बहुत सारे पेयर आप लिख सकते हैं। जितना देखेंगे ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, जैसा चाहें आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है ये प्रमेय हमारा कहता है कि जो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर, यानी कि एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये जो टी है वो ये तिर्यक रेखा है जो मैंने खींचा है, आप इसको भी ठीक से समझ लीजिए। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने प्रमेय बता दिया है, और इससे पहले की जो सभी प्रमेय हैं 6.1, 2, 3, 4, 5, 6 अब तक के मैं सभी प्रमेयों को समझा चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रमेय था 6.6 ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, और एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इजी मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझा सकें। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 है, और इस 6.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका हमारे पास फिगर बना हुआ है। पहले हम ये फिगर बना लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर हमारा जो फिगर है इसमें दो रेखाएं हैं AB और दूसरी रेखा है CD। तो ये फिगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहले इसको हम बना लेते हैं। इसमें एक रेखा हो जाएगी AB, ये पहली रेखा है AB, और ये दूसरी रेखा हो जाएगा, इस दूसरी रेखा को हम बोलते हैं CD। तो दो रेखाएं हैं हमारे पास में, और ये है पहली रेखा AB और दूसरी रेखा है CD। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है। ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा में कुछ कोण बने हुए हैं। एक कोण यहाँ पर बना है, इसको x लिखा गया है। एक कोण यहाँ बना है, इसको y लिखा गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कोण है, इसको 50 डिग्री लिखा गया है, 50 डिग्री है। और ये जो कोण है यहाँ पर ये 130 डिग्री का है। इस प्रकार से हमारा फिगर ये बना हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं कि आकृति जो है 6.28 में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। यानी कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है और उसके बाद में AB को CD के समांतर भी दिखाना है। तो चलिए हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको हल करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो कैसे किया जाएगा आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, फिगर को, तो अगर ये एक तिर्यक रेखा है तो ये तो तिर्यक रेखा है। अब ये जो तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा में अगर हम इन दोनों कोणों को ध्यान से देखें, अगर हम इसको एक रेखा भी मान सकते हैं, तिर्यक रेखा या रेखा एक ही बात है।
और हम इन दोनों कोणों को ध्यान से देखें तो ये दोनों कोण 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। यानी कि ये रेखा हो गई और ये किरण हो गया। तो इस रेखा के ऊपर ये जो किरण है वो दो कोण बना रही है, एक 50 डिग्री का और एक यक्स। और ये दोनों कोण मिलकर क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म बनाएंगे। और रैखिक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से मैं रैखिक युग्म के बारे में आपको सिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, जो कि रैखिक युग्म बनाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री। यानी कि ये दोनों कोण हमने लिया क्योंकि ये एक रेखा है और ये किरण है और ये दोनों कोण बन रहे हैं। तो जब दो कोण बनते हैं किसी रेखा के ऊपर, यानी कि जब कोई एक किरण किसी रेखा पर इस प्रकार से दो कोण बनाती है तो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है और इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। और ये रैखिक युग्म के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रैखिक युग्म है। तो जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा 180, जो 50 यहाँ प्लस में है वो 50 यहाँ माइनस में चला जाएगा, और ये 180 में से 50 घटा देंगे तो आपको 130 डिग्री, यानी कि ये x का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। अब हम इसको आगे y का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो रेखा है, यानी कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं इस बिंदु पर। ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो रेखा है और ये रेखा है एक दूसरे को किसी बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आपको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि जो आमने सामने के कोण है वो बराबर होंगे, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो हमें तो इस कोण की जरूरत है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो रेखा है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो y है वो 130 डिग्री का होगा, क्योंकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है y बराबर 130 डिग्री, ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि इस बिंदु पर काट रही है। तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि आमने सामने की कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है ये, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो मैं शीर्षाभिमुख कोण को भी आपको समझा चुका हूँ। आप पिछले वीडियोस को जाके देखिए, समझिए, तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर दर्शाइए कि AB और CD समांतर हैं, यानी कि ये जो AB है और ये CD दोनों रेखाएं आपस में समांतर होनी चाहिए। तो ये कब समांतर होंगी? अगर हम x और y को ध्यान से देखें, अगर हम x और y को ध्यान से देखें तो x भी 130 डिग्री है, y भी 130 डिग्री है, और ये आपस में एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं। तो एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म यहाँ पर हमें बराबर मिल रहा है। तो याद कीजिए, हमने एक प्रमेय पढ़ा था जो पीछे, याद कीजिए कि अगर कोई एक रेखा इस प्रकार से दो रेखाओं को काटे जिसमें एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो, तो वे दोनों रेखाएं आपस में समांतर
होती हैं। ये प्रमेय हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि x बराबर y है, x बराबर y है, यानी कि जितने का x है उतने का ही y है, अर्थात x और y बराबर हैं, एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि x बराबर y है अर्थात एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। यहाँ पर हम कह सकते हैं एकांतर अंतः कोण एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर है। एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर है। तो चूंकि x और y आपस में बराबर हैं अर्थात एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेखा है AB वो समांतर है रेखा CD के, क्योंकि x और y एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं जो कि एक युग्म है और ये आपस में बराबर है, क्योंकि 130 ये भी है 130 ये भी है। तो जब दोनों ही 130 डिग्री के हैं और आपस में बराबर हैं, तो चूंकि x और y आपस में बराबर हैं अर्थात एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, अर्थात एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर है। तो यहाँ पर है लिख दीजिए, एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो इसलिए AB और CD भी आपस में समांतर हैं। यही आपको यहाँ पर समझाना है। आप चाहें तो पूरा प्रमेय भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एकांतर अंतः कोण का जो प्रमेय बताया गया था उस प्रमेय को भी अगर आप पूरा लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा। और वो जो प्रमेय है वो कहाँ पर है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो आप इस प्रमेय को भी अगर लिखना चाहें तो ये प्रमेय भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस प्रमेय को भी लिख देते हैं तो भी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैंने इसकी जो पॉइंट है वो लिख दिया है कि एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर है, इसलिए जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर होती हैं। और अगर आप पूरा प्रमेय लिख देते हैं तो भी ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से समझाना चाहते हैं। अगर आप पूरा प्रमेय लिखना चाहते हैं तो पूरा प्रमेय लिख दीजिए, वो तो मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। और पूरा प्रमेय कहाँ लिखेंगे, यहीं पर ही लिख देंगे। मतलब इस चीज़ को दिखा के उसके बाद आप यहाँ से शुरू कर दीजिए कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है अब हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फिगर बना के दिया हुआ है। इसका फिगर ये है। पहले इस फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा गया है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें 3 समांतर रेखाएं हम देख रहे हैं, AB, CD और EF, और इन तीनों ही समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है।
तो चलिए इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसका फिगर पहले बना लेते हैं और हमें यहाँ पर 3 समांतर रेखाएं लेना है। ये पहली समांतर रेखा हो गई और ये दूसरी समांतर रेखा हो गई और ये तीसरी समांतर रेखा हो गई। 3 समांतर रेखाएं हैं ये। आप केवल चीजों को समझने का प्रयास करें। 3 समांतर रेखाएं हैं। इस समांतर रेखा को नाम दिया गया है AB। इस समांतर रेखा को नाम दिया गया है CD। इस समांतर रेखा को नाम दिया गया है EF। ठीक है, इस प्रकार से 3 समांतर रेखाएं हैं ये। और इन 3 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा है जो कि इस प्रकार से है और वो प्रतिच्छेद कर रही है। इस तिर्यक रेखा को हम L से दर्शाते हैं और इसमें जो कोण बने हैं उन कोणों को भी हम लिख लेते हैं। ये जो कोण है वो x है और ये जो कोण है ये y है और ये जो कोण है वो z है। आप चीजों को समझने का प्रयास करें। इस प्रकार से ये बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में और क्या करना है। वैसे तो XYZ दिख रहा है, XYZ का मान ही पूछा जाएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आकृति में यदि AB समांतर है CD के, CD समांतर है AF के और Y अनुपात Z बराबर है 3:7 के, यानी कि हमें Y और Z का अनुपात दिया हुआ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो हमें Y और Z में अनुपात दिया है और X का मान ज्ञात करना है, यानी कि केवल X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर जो दिया है क्या दिया है, हमें दिया है कि Y और Z का जो अनुपात है वो है 3:7 और कह रहा है कि X का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, हम काम ये करेंगे कि माना Y बराबर और Z बराबर, इनको हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Y और Z का जो अनुपात है वो 3:7 है, तो Y को मान लेते हैं 3x और Z को मान लेते हैं 7x, यानी कि अनुपात के साथ में हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। आप इन बातों को समझने का प्रयास करें। Y और Z ये कोण हैं। Y कौन सा कोण है, ये वाला। Z कौन सा कोण है, ये वाला। ठीक है, यानी कि जो Y का कोण है वो कितने का है, 3x है और Z वाला कोण कितने का है, वो 7x है। ये आपको समझना है। हमने ये मान लिया है और ऐसा इसलिए माना जा रहा है ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अगर आप ऐसा मानेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने y को मान लिया है, अनुपात जो दिया था उसके साथ हमने केवल x ले लिया है बस, यानी कि y को मान लिया है 3x, z को मान लिया है 7x। ऐसा मान के करेंगे क्वेश्चन तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y है वो 3x है और जो z है वो 7x है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए और इसी प्रकार से करना भी है। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें जो यहाँ पर बना हुआ है आपके सामने जो दिख रहा है फिगर, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो तीनों रेखाएं हैं वो आपस में तो समांतर हैं ही। जब ए बी और सी डी समांतर है, सी डी ई एफ समांतर हैं, तो परस्पर आपस में समांतर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों ही रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि ये जो कोण है, अगर ये y है तो ये भी y बनेगा। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं इस बिंदु पर, जो आप देख रहे हैं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। इनको बोला जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि अगर ये y है तो ये भी y बनेगा। ठीक है, हाँ। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं कि सी डी और ई एफ एक दूसरे के समांतर हैं। तो अगर सी डी और ई एफ एक दूसरे के समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब आप इनको जोड़ के 180 डिग्री के बराबर कर सकते हैं। बात को समझने के बाद आप इसको करेंगे तभी आसानी से किया जा सकता है कि सी डी और ई एफ एक दूसरे के समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा हो गई। मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये जो है इस प्रकार से बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि सी डी समांतर है ई एफ के, सी डी ये रेखा और ई एफ आपस में समांतर है, इसलिए अगर हम y प्लस जेड करें, यानी कि अगर हम इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ें तो ये होना चाहिए 180 डिग्री के। और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको समझना है। ठीक है, अब y कितना है? y 3x है, तो y की जगह आप 3x लिखिए, प्लस z कितना है? 7x है, तो 7x लिखिए, बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़िए, 7 और 3 10x बराबर 180 डिग्री। जैसे आप x का मान निकालेंगे तो 180 जो 10 यहाँ गुणा में है वो बटे में जाएगा। 10 से आप 180 को काट देंगे, तो 10 का पहाड़ा अगर आप 18 बार पढ़ेंगे तो 18 दाम 180 होता है। तो x का मान आएगा 18। x का मान कितना आएगा? 18 आएगा। तो x का मान आ गया। अब हम y भी निकाल सकते हैं और z भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप निकालने जाएंगे तो y बराबर कितना है? 3x है। y कितना है? 3x, यानी कि 3 इनके बीच में गुणा का निशान होता है। 3 गुणा x का मान कितना आ गया? 18। ये x है, x का मान 18 हमारे पास है। 18 3 54, यानी कि y तो है 54 डिग्री का। z देखिए कितना है? z है 7x, यानी कि 7 गुणा में x, यानी कि 7 गुणा x का मान हो जाएगा 18।
तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 1 7 5 12 यानी कि 126। 18 सत्ते 126 डिग्री, यानी कि जेड हमारा 126 है। ठीक है, यानी कि ये जो वाई है वो तो है 54 डिग्री और ये जो जेड है वो है 126 डिग्री। ठीक है, समझ आया हमने वाई और जेड कैसे निकाला। इस प्रकार से हमारा पहले वाई जेड निकलेगा। अब जो यक्स की बात कर रहा था क्वेश्चन में, अब हम उस यक्स को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उस यक्स को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी और सी डी समांतर है। फिर से यक्स और वाई आपस में तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा हो गई। ध्यान से देखिए, ए बी और सी डी तो समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक्स और वाई दोनों को मिला के आप 180 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से आपको यही करना है और यक्स का मान निकाल लेना है। चलिए मैं फिर से करके दिखा देता हूं कि चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, तो यक्स और ये, यानी कि ये वाला यक्स और ये वाला वाई, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये तिर्यक रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंत्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप फिर से यहाँ पर x प्लस वाई को बराबर कर सकते हैं 180 डिग्री के बराबर, और ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपको लिखना है। तो अब हमारे पास y निकला हुआ है। y कितना निकला है? 54 डिग्री। तो y का मान लिख देते हैं। x हमें पता नहीं है लेकिन y पता है कि y 54 डिग्री है, तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। जैसे ही हम x का मान निकालेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा 54 डिग्री, यानी कि प्लस में था माइनस में आ गया, तो x का मान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो अगर हम 180 में से 54 को घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिल जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 126 डिग्री मिल जाएगा। इसको घटा के भी देख लेते हैं। 180 और हमें 54 को घटाना है। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी कि 126। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है, जिसमें कि x का मान निकालना था। और x का मान निकालने के लिए पहले आपको y और z निकालना पड़ेगा। जब आप y और z को निकाल लेंगे तो फिर आसानी से x को ज्ञात किया जा सकता है। हालांकि z का कोई यूज नहीं था, यूज हमने केवल y का किया है, लेकिन कोई बात नहीं है। एक को निकालने के लिए अगर दूसरे निकाल भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप y निकाल लेते तो इससे हमारा काम हो रहा है, z की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अगर हम z निकाल भी देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। आप इतना भी करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि चीज़ें अच्छे से समझ आए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको हम समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इसमें भी फिगर बना हुआ है। पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं ये, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो रेखाएं दी हुई हैं और वो रेखाएं आपस में समांतर हैं इस प्रकार से। पहली रेखा हो जाएगी ए बी रेखा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। दूसरी रेखा है वो सी डी है, इस प्रकार से ये दूसरी रेखा है जो कि सी और डी है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लंब दिया हुआ है, हमें क्या लंब दिया हुआ है, हमें ई एफ एक लंब खींचा गया है, यानी कि ये जो है ये है ई और ये है एफ, यानी कि ई एफ लंब है। लंब का मतलब है कि ये 90 डिग्री का है, लंब यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर उसने एक बिंदु लिया है और इस बिंदु को जी कहा है और इस जी बिंदु को ई से मिला दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इसको मिला दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ कोण बन रहे हैं, उन कोणों को हम लेंगे और क्या ज्ञात करना है इसको देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि ये जो रेखा है वो इसके समांतर है। ठीक है, ई एफ, अच्छा ये जो निशान आप देख रहे हैं ये लंब का निशान है, लंब यानी कि 90 डिग्री पर जब रेखाएं काटती हैं, तो ई एफ जो है वो लंब है सी डी पर, यानी कि ये जो ई एफ है वो इस सी डी पर 90 डिग्री पर टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पर। और कोण जी ई डी 126 डिग्री है, इसको लिख लेते हैं। जी ई डी 126 डिग्री, यानी कि जी ई डी, यानी कि ये जो पूरा कोण है वो 126 डिग्री है। इसको ध्यान से समझिएगा कि जो कोण है जी ई डी 126 डिग्री है, यानी कि ये जी है और ये ई है और ये डी है, यानी कि ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण कितना है, ये जो पूरा कोण है वो है 126 डिग्री। क्वेश्चन में कहा गया है तो कोण ए जी ई ज्ञात करिए, जी ई एफ ज्ञात करिए और एफ जी ई ज्ञात करिए। ए जी ई का मतलब कौन सा कोण है, ए जी ई, यानी कि ये वाला कोण। मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगा तो ठीक रहेगा। पहला कोण हमें जो ज्ञात करना है वो है ए जी ई, तो ए जी ई का मतलब है ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, और जी ई एफ, जी ई एफ, यानी कि ये वाला कोण भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और एफ जी ई, एफ ये है, जी ये है, ई ये है, यानी कि ये कोण भी ज्ञात करना है। 3 कोण ज्ञात करना है, 1 2 और ये तीनों कोण हमें ज्ञात करना है। और ये कैसे करना है ये हमें सोचना है, समझना है और फिर इसको आसानी से कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी चीज़ों को समझने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें दिया हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ए बी और सी डी समांतर हैं और ये जो ई एफ है वो सी डी पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री पर है, जो कि मैंने निशान लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ सब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। साथ में हमें जी ई डी, जी ई डी का मतलब ये पूरा कोण 126 डिग्री भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है कोण ए जी ई, यानी कि ए जी ई का मतलब ये वाला कोण। उसके बाद में जी ई एफ, यानी कि जी ये है, ई एफ, यानी कि ये कोण भी फाइंड आउट करना है और एफ जी ई भी निकालना है, यानी कि एफ जी ई, यानी कि ये कोण भी निकालना है। चलिए अब हम इन कोणों को ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो जब हम इसको हल करना शुरू करेंगे तो चीज़ों को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए,
कि हमें ये कोण तो ज्ञात करना ही है, ठीक है। और ये पूरा कोण कितना है? 126 डिग्री। अगर ये पूरा कोण 126 डिग्री है और इस पूरे 126 डिग्री में से ये 90 डिग्री घटा दें तो ये अपने आप निकल जाएगा। सिंपल, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये कोण तो 90 डिग्री का है। ये निशान जो आप देख रहे हैं, ये निशान 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? ये पूरा कोण है 126 डिग्री का, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम इस कोण को और इस कोण को, इन दोनों ही कोणों को जोड़ें और ये पूरा कितना है? 126 डिग्री है और हम आसानी से ये वाला कोण निकाल देंगे, ठीक है। तो आप इसको इसी प्रकार से समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि ये पूरा कोण हमारे पास में दिया हुआ है 126 डिग्री। तो ये पूरा कोण जो है वो इन दोनों कोणों से मिलकर बना है, यानी कि इतना ये और इतना ये इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि जो हमारे पास कोण है, कौन सा कोण? ये वाला। ये कौन सा कोण है हमारा? ये है हमारे पास में है GEF। GEF प्लस कोण, ये वाला कोण तो हमने ले लिया, अब ये वाला और ले लीजिए। तो ये कौन सा कोण है? D, या ऐसे लिख लीजिए FED। FED, FED का मतलब है ये वाला कोण, यानी कि ये वाला। तो अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें, यानी कि GEF यानी कि ये वाला कोण और FED ये वाला कोण आपस में जुड़ेंगे तो कौन सा कोण बन जाएगा? GED बन जाएगा। यानी कि अगर हम इस कोण को और ये वाला कोण जोड़ते हैं तो हमारा बनेगा कोण GED बन जाएगा। GED बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो GED तो हमें पता है। GED कितना है? 126 है ये, ठीक है, 126 है। और प्लस FED कितना है? FED 90 डिग्री का निशान लगा हुआ है, तो आप इसको 90 डिग्री लिख लीजिए। और GEF हमें पता नहीं, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि जो GEF है इसको हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? जब हम कोण GEF को फाइंड करने जाएंगे तो हमें 126 डिग्री में से जो 90 प्लस में है इसको माइनस में ले जाके घटाना पड़ेगा। इसको घटा देंगे तो हमारा जो कोण है कौन सा? GEF, ये फाइंड हो जाएगा। GEF फाइंड हो जाएगा घटाने पर। तो घटा देते हैं, 126 में से 90 को घटा दीजिए तो ये आएगा हमारा 6। और अगर हम 12 में से 9 घटाते हैं, 9 3 12, यानी कि 36। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो कोण है वो आएगा, GEF जो आएगा वो 36 है। यानी कि ये जो कोण मिला है वो 36 डिग्री का है, ठीक है। तो एक कोण तो हमारा निकल गया। अभी हमें कितने कोण निकालने हैं? अभी हमें निकालने हैं ये दोनों कोण और निकालने हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि समझना है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। मेथड्स बहुत हैं, डिपेंड करता है कि आप किस मेथड का यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो AB और CD तो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा की तरह हैं। बस थोड़ा सा हमें इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें तो ये एक तिर्यक रेखा की तरह दिखाई देगा। तिर्यक रेखा बन गया।
तो अगर ये और ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा हो जाए तो ये जो कोण है पूरा और ये जो पूरा कोण है ये आपस में बराबर होंगे। कौन सा कोण बनेगा? एकांतर अंतः कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि AB और CD आपस में समांतर हैं। ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतः कोण है, जो तिर्यक रेखा का एकांतर अंतः कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बराबर हैं। तो जितने का ये पूरा कोण होगा उतने का ये भी होगा। तो ये पूरा कोण तो हम इन दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास करें कि AB और CD समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा बन जाएगी। तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा और इसको हम एकांतर अंतः कोण लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि AB समांतर है CD के तथा इसको हम L के रूप में तिर्यक रेखा मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये तिर्यक रेखा है तथा L एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, यानी कि कोण AGE, ठीक है। कोण AGE बराबर हो जाएगा कोण किसके? GED के, GED के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि AGE ये वाला कोण बराबर हो गया GED के, यानी कि इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपस में बराबर हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण आप इसको बोल सकते हैं, ये एकांतर अंतः कोण बनाते हैं। तो GED तो हमारे पास में है, कितना है GED? GED 126 हमारे पास में है। कितना है? 126। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोण AGE है वो भी कितना होगा? 126 डिग्री होगा। AGE कितना होगा? 126 डिग्री होगा। ये भी एकांतर अंतः कोण हो गया। चलिए, दो कोण निकल गए हैं, ये भी निकल गया। अब हम इसको निकालना चाहते हैं तो ये तो और सिंपल है। ध्यान से देखिए कैसे। ये एक रेखा हो गई, ये किरण हो गया, तो रैखिक युग्म बन जाएगा इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो। ये एक रेखा है और ये किरण हो गई, तो अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ें तो रैखिक युग्म बन गया। तो ये पता है हमें कि ये तो 126 डिग्री का है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखिए, और कोण AGE प्लस कोण ये वाला, इस कोण को हम कैसे लें? जैसे बुक में दिया उसी हिसाब से हम इसको लेंगे। FGE, कोण FGE। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। तो AGE कितना है? AGE ये तो 126 है, तो यहाँ 126 लिख दीजिए। और कोण FGE इसको हम फाइंड करेंगे।
तो जब हम कोण एफ जी ई को फाइंड करेंगे तो हमें 180 में से ये 126 इधर माइनस में ले जाना पड़ेगा और घटाना है। तो ये हमारा कोण एफ जी ई फाइंड हो जाएगा। 180 में से 126 घटाइए, तो जब हम 180 में से 126 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 में से 6 घटाएंगे 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी कि 54। कितना मिलेगा? 54 डिग्री। 54 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से ये हमें करना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर बना हुआ है। ये इसका फिगर है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख पाएं, देखिए ध्यान से। पहले इस फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो कुछ भी कहा गया है फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिगर है वो इस प्रकार से बनेगा। इसका जो फिगर है वो इस प्रकार से दिया है। पी क्यू और एस टी दो समांतर रेखाएं हैं, यानी कि यहां पर हम ले रहे हैं पी क्यू को, ये हो गया हमारा पी क्यू। ठीक है, पी क्यू एक रेखा हो गई और जो दूसरी रेखा है वो है एस टी। थोड़ा सा मैं दूर ले रहा हूं ताकि चीजों को आसानी से समझा सकूं। थोड़ा सा मैं दूर ले रहा हूं ताकि चीजों को आसानी से समझा सकूं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो पी क्यू है वो ये वाली रेखा है और एस टी ये वाली रेखा है। दोनों रेखाएं हैं तो बहुत दूर दूर आपस में, लेकिन अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे के समांतर भी हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको समझना है अच्छे से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका फिगर इस प्रकार से बनाया हुआ है कि इसको नीचे लाया गया है और इससे मिला दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मिला दिया गया है और यहां पर एक कोण बन रहा है और ये कोण है 130 डिग्री का, और यहां पर भी एक कोण बन रहा है और ये कोण है 110 डिग्री का। और ये चीजें देने के बाद में क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यू आर एस ज्ञात करना, यानी कि क्यू ये है, ये आर है आपका, यानी कि क्यू आर एस, यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब हम इस कोण को ज्ञात करेंगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें जो कुछ भी दिया है और कैसे ज्ञात करना है उसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति जो है उसमें पी क्यू और एस टी समांतर हैं, यानी कि ये जो रेखा है पी क्यू और एस टी आपस में समांतर हैं। पी क्यू आर 110 डिग्री है, यानी कि पी क्यू आर 110 है। ठीक है, और आर एस टी 130 है, आर एस टी 130 डिग्री है। तो क्यू कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस यानी कि ये कोण ज्ञात करना है, जो मैंने वहां निशान लगाया है। संकेत दे रहा है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए, यानी कि आर से होकर खींचना है, आर से होकर खींचना है और एस टी के समांतर में वो रेखा होनी चाहिए। ऐसा संकेत दिया हुआ है
ताकि ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो ठीक है, हम भी आसानी से कर सकें, तो इसलिए इस हिंट को हम फॉलो कर लेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बिंदु R से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। R से होकर खींचना है और एस टी के समांतर, यानी कि इस प्रकार से हम इसको खींच सकते हैं कि ये जो रेखा है, या इसको इधर भी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है, ये रेखा है R, तो पी क्यू आर एस टी, इसका भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं U और इसको नाम दे देते हैं V। ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हिंट किया गया था, इसलिए हमने इसको खींचा है। और हमें ये कोण ज्ञात करना है, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर भी आपको फोकस रखना है। ठीक है, बिल्कुल, चीजों को समझेंगे तभी आसानी से किया जा सकता है। हम क्यू आर एस यानी कि इस कोण को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो यस वी रेखा है, जो यस वी रेखा है, जो कि आर से निकल गुजर रहा है और एस टी के समांतर है। एस टी किसके समांतर है? पी क्यू के। तो एस टी और पी क्यू आपस में समांतर हैं, ध्यान दीजिए, एस टी और पी क्यू आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, और साथ में ये जो रेखा है वो एस टी के समांतर है, ये रेखा एस टी के समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर हुए। कहने का मतलब ये है कि पी क्यू, एस टी और यू वी, ये तीनों रेखाएं, यानी कि पहली रेखा, दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, ये सब आपस में समांतर हैं। अब हमें केवल रूल्स फॉलो करना है, जो नियम है, प्रमेय है, और इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको तो हम फाइंड कर ही लेंगे। पहले हम निकालेंगे ये वाला कोण और उसके बाद में ये वाला कोण, और फिर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस कोण को निकालें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तिर्यक रेखा बन रही है। क्या बन रही है? ये एक तिर्यक रेखा बन रही है। तो अगर ये एक तिर्यक रेखा बन रही है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे ये कोण आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा हम कर लेते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हमें मिलेगा, क्योंकि पी क्यू और यू आर ये आपस में समांतर हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू और यू आर समांतर हैं, पी क्यू समांतर है यू आर के, तथा इस तिर्यक रेखा को यल मान लेते हैं। ठीक है, तथा यल एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक यल एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण ये वाला, यानी कि क्यू आर यू, क्यू आर यू, क्यू आर यू बराबर 180 डिग्री। इसको हम लिखेंगे
तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पी क्यू आर हमारे पास में कितना है, 110 है, तो इसकी जगह पर 110 लिखिए प्लस, और जो हमारा क्यू आर यू कोण है उसको फाइंड कर लीजिए। तो जब हम कोण क्यू आर यू फाइंड करेंगे तो 180 में से ये 110 है, ये माइनस में आ जाएगा। तो जब हम कोण क्यू आर यू ज्ञात करेंगे तो 180 में से 110 घटा देंगे, 70 डिग्री। तो यानी कि ये जो कोण है वो 70 डिग्री का है। ये कोण कितना है, 70 डिग्री है। इसी प्रकार से अब ये वाला कोण भी ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से ज्ञात करना है, यानी कि एस टी और आर भी समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। और इस तिर्यक रेखा को अगर हम बढ़ा के दिखा दें तो इस तिर्यक रेखा को क्या मान लें, यू वी, यस यस तो है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू मान लेते हैं। ये तिर्यक रेखा डब्ल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसी प्रकार से ये वाला कोण भी ज्ञात कर लेते हैं। तो एस टी और आर वी इसी प्रकार से पहले लिख लेते हैं। इसी प्रकार से एस टी आर वी समांतर रेखाएं हैं। एस टी समांतर है आर वी के, तथा डब्ल्यू एक तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण और ये कोण आपस में जोड़ दीजिए। पहले इसको लेते हैं, तो इस कोण को हम क्या लेंगे, इस कोण को लेंगे हम आर एस टी, यानी कि कोण आर एस टी प्लस कोण, अब ये वाला लेते हैं। तो इस कोण के लिए हम क्या ले लें, इस कोण के लिए हम ले लेते हैं एस आर वी, कोण एस आर वी, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। और ये भी क्या मिलेगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आर एस टी कितना है, आर एस टी तो 130 डिग्री है हमारे पास में, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो आर एस टी हमारे पास में है 130 डिग्री प्लस, और जो एस आर वी है इसको हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, जब कोण हम एस आर वी ज्ञात करेंगे तो हमें 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा 130 डिग्री। तो घटाने पर क्या मिलेगा, घटा लीजिए। तो घटाने पर कोण एस आर वी हमें मिल जाएगा 180 में से 130, 50 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण आएगा हमारा एस आर वी वो 50 डिग्री आएगा। एस आर वी यानी कि 50 डिग्री का है। ठीक है, अब ये जो हमें कोण ज्ञात करना था क्यू आर एस, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे
तो ये एक रेखा है और ये किरणें हो जाएंगी और ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसको हम सरल कोण कहते हैं। मतलब अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। करें ज्ञात? चलिए इसको करते हैं, आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो यू भी एक रेखा है और ये जो हैं किरणें हैं और ये तीन कोण बन रहे हैं। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आप करके सरल कोण बता दीजिए और आसानी से इसको ज्ञात कर लीजिए। चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो पहला कोण है ये, तो इस कोण के लिए हमने क्या लिखा है? अब हम क्या करेंगे? अब हम कोण QRU प्लस यानी कि QRU यानी कि ये वाला हो गया प्लस अब QRS कोण QRS प्लस कोण और लीजिए, ये वाला लीजिए अब, यानी कि SRV कोण SRV और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। इसको हम बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण कि मतलब एक ही रेखा पर जो कोण बन रहे हैं वो ये तीनों कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं, जिसको हम सरल कोण बोलते हैं। और ये तीनों ही कोण 180 डिग्री होती हैं। ठीक है, तो QRU हमारे पास में 70 है। QRS हम ज्ञात करना चाहते हैं। SRV हमारे पास 50 डिग्री निकल चुका है बराबर 180 डिग्री। 70 और 50 दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 यानी कि 120 डिग्री प्लस कोण QRS हम निकालना चाहते हैं। तो जैसे ही हम QRS को निकालेंगे तो हमें 180 डिग्री में से इस 120 को, ये 120 कहाँ से आया? इन दोनों को जोड़ने से आया, जोड़ने से, और उसके बाद ये माइनस हो गया, इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 120 घटाइए 60 डिग्री, यानी कि तो जो हमारा कोण है QRS वो 60 डिग्री का है। इसी प्रकार से हमें ये कोण QRS ज्ञात करना है। समझ आ गया? ठीक है, तो यही है नियम, यही है तरीका। इसी प्रकार से आप इसको करेंगे। और भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें कुछ नए मेथड्स या कुछ अलग मेथड भी यूज किए जा सकते हैं। अगर आपको वो समझ आ रहा है तो आप उससे भी करके देख सकते हैं। मैं भी आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, इन तरीकों को भी समझिए, करके देखिए, तो आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिगर बना हुआ है। इस फिगर को हम बनाएंगे पहले। इसका जो फिगर है वो इस प्रकार से सामने है। इसमें AB और CD इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं हैं और क्वेश्चन में कहा गया है XY ज्ञात करना है। पहले फिगर बना के फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले फिगर बना लेते हैं। तो यहां पर जब हम इसका फिगर बनाएंगे तो किस प्रकार से फिगर इसका बनाना है। सबसे पहले दो समांतर रेखाएं खींच लीजिए। एक ये समांतर रेखा हो जाएगी और इस समांतर रेखा को हम A, इसको B मान लेते हैं। दूसरी जो समांतर रेखा है वो CD है। दूसरी समांतर रेखा क्या है? दूसरी समांतर रेखा है CD। ठीक है, एक बिंदु है हमारे पास में P और एक बिंदु हमारे पास में है Q और एक बिंदु हमारे पास में है R और इन बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया है इस प्रकार से। मिलाने से एक त्रिभुज बन गया PQR। ठीक है,
ये जो कोण है ये y है और ये जो कोण है वो x है और ये जो कोण है वो 127 डिग्री है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है 50 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति में यदि AB और CD समांतर हैं, ये AB और CD समांतर हैं, APQ 50 डिग्री है, ठीक है, और PRD 127 डिग्री है, तो x और y ज्ञात कीजिए। बस यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आसानी से किया जा सकता है। सारी चीजें आपके सामने हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, AB और CD समांतर रेखाएं हैं, PR हो जाएगी क्या, तिर्यक रेखा। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये तिर्यक रेखा के रूप में ही दिखाई देती हैं, ठीक है। तो चूंकि आप लिखेंगे, चूंकि AB समांतर है CD के तथा PR एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप लिखेंगे, इसलिए कोण APR, कोण APR बराबर हो जाएगा कोण PRD के। तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर है, इसको हम बोलेंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। ये आपस में बराबर होगी, एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि जब ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतःकोण आप देख रहे हैं, यानी कि ये पूरा इसके बराबर होगा। तो PRD तो हमारे पास में 127 डिग्री है, लेकिन ये जो APR है इसमें दो कोण हैं, 50 और y, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी जाके हमारा APR मिलेगा। ध्यान से समझिएगा कि जो APR हम देख रहे हैं, APR, इसमें ये दोनों कोण हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। जब दोनों को जोड़ देंगे तभी APR मिल जाएगा। तो जोड़ दीजिए दोनों कोणों को, 50 प्लस y, यानी कि 50 डिग्री प्लस y, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी हमारा APR बन जाएगा। तो यहां से अब आप y निकाल सकते हैं। y बराबर आ जाएगा 127 डिग्री, जो 50 है इधर माइनस में चला जाएगा और आप घटा के y का मान निकाल लीजिए। 127 में से 50 घटाइए, तो जब हम 127 में से 50 घटाएंगे तो 7 और 12 में से 5 घटाएंगे, 7 5 12, तो ये हमारा आ जाएगा 77, ठीक है। तो ये हमारा आया है, y का जो मान आया है वो आया है 77 डिग्री, यानी कि 77 डिग्री आया है, 77 डिग्री, ठीक है। तो y तो हमारे पास में 77 डिग्री आ गया है। ये बार रीचेक कर लेते हैं, घटा के 7 आएगा और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, क्योंकि 7 5 12, ठीक है। 77 डिग्री y आ गया है। तो इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें, AB और CD समांतर हैं, PQ तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण ये भी है, एकांतर अंतःकोण ये भी है। तो ये
ये x 50, ये 50 है तो ये भी 50 होगा क्योंकि एकांतर अंतः कोण बन रहा है, तो x भी निकल जाएगा। तो x के लिए भी आप ये कंडीशन रख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार से AB CD समांतर रेखाएं हैं, AB समांतर है CD के, तथा PQ तिर्यक रेखा है, PQ एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो APQ, इसलिए कोण APQ बराबर हो जाएगा, APQ बराबर हो जाएगा PQR के, PQR के। ये भी एकांतर अंतः कोण, आप लिखेंगे एकांतर अंतः कोण। तो अगर हम APQ को ध्यान से देखें, APQ तो हमारे पास में 50 डिग्री है और PQR x है, तो आप कह सकते हैं कि x हमारा 50 डिग्री है। ठीक है, तो x 50 है तो y कितना मिला है, और y 77 डिग्री है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो बड़े ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है, बस आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है और हमने इस एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया है और बाकी के जो क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज है, वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। जल्द ही हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।